हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 6 एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने यूट्यूब सीरीज़ में अपलोड किए हैं अपने लेक्चर्स, उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कंटिन्यूशन में पार्ट है, पार्ट 6 एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इसमें कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर हम सीएफटी के बेसिस पे किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल एंड इन्वर्स स्पाइनल। स्पाइनल या इसको हम नॉर्मल स्पाइनल भी लिख सकते हैं। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं सीएफटी के बेसिस पे, या जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इन्वर्स स्पाइनल में एग्जिस्ट कर रहा है या नॉर्मल स्पाइनल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी हम सीएफटी के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है नेट में और गेट में भी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम एक एक करके इसका सीएफटी का एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है हाइड्रेशन एनर्जी। नॉर्मली हाइड्रेशन एनर्जी हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हम क्या पढ़ते हैं कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। एक मोल का मतलब आप लोग जानते होंगे, 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब जैसे एक डज़न में हम बोलते हैं कि 12 नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं, उसी तरह से एक मोल में कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, किसी का भी नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है, नंबर होता है। नंबर कितना 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर किसी भी सब्सटेंस का, वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, व्हाटएवर। तो हम बोलेंगे कि जब एक मोल सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट लिबरेट होती है दैट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और एनर्जी रिलीज होगी तो ऑलवेज उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि एनर्जी डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हमारा एनर्जी रिलीज होगा, है ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमारा यही इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो नेगेटिव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला होता है हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। इसको एंथैल्पी, कई बार क्वेश्चन में एंथैल्पी बोल के भी दे दिया जाता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, बोथ आर द सेम थिंग्स। देन एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE। CFSE वही हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था। इसका एब्रीविएशन होगा एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी को हम लिखेंगे डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए इस पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे हम। न्यूमेरिकल और जो है सॉल्व एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी या कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक कन्वर्जन हमको चाहिएगा, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि कई बार हमको क्वेश्चन में यूनिट कुछ और दिया जाता है और आंसर जो पूछा जाता है किसी और यूनिट में पूछा जाता है, तो हमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में करेंगे यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमको बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि 1 किलो कैलोरी पर मोल जो होता है, अगर उसको हम सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी पर मोल जो होता है वो 350 सेंटीमीटर इन्वर्स के बराबर होगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम जूल में कंसिडर करेंगे तो 1 किलो जूल पर मोल जो होगा वो हमारा 83.4 सेंटीमीटर इन्वर्स के बराबर होगा। ये जनरली कहाँ यूज़ होगा, CFSE जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि CFSE की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर इन्वर्स में ही कंसिडर की जाती है। जैसे एक यहाँ पर हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे इसी का हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। यहाँ पर मैंने लिखा एक न्यूमेरिकल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आगे दिया हुआ है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो क्रोमियम
क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है, उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना है, -460 किलो कैलोरी पर मोल है। इन एब्सेंस ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के एब्सेंस में इसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो है -435 किलो कैलोरी पर मोल। सो कैलकुलेट CFSE एंड डेल्टा O फॉर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, है ना। क्रोमियम का ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कहाँ से हमको पता चल रहा है, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम डेल्टा O वाला, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाला ही CFSE वाला यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ 4 होता, 4 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता तो हम टेट्राहेड्रल वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में हम टेट्राहेड्रल वाला CFSE का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं नेक्स्ट आपको इसका सल्यूशन बता रही हूँ। फॉर्मूला रब कर दिया, फिर से लिख दे रहे हैं। डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस CFSE। ये फॉर्मूला था, मैंने पहले बताया था। इसको हम एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी माने थे, इसको हम कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी माने, और ये हमारा CFSE है। अब यहाँ पर 2 CFSE वैल्यू दी हुई है, तो हम किस तरह से कंसिडर करेंगे कि डेल्टा H1 कौन सा होगा और डेल्टा H2 कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको एक हिंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना, H1 और डेल्टा H1 और H2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि यहाँ लिखा है इन एब्सेंस ऑफ CFSE। मतलब ये जो हमारा डेल्टा H1 है ये किसकी प्रेजेंस में है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंस ऑफ CFSE। मतलब CFSE की प्रेजेंस में हमारा जो है डेल्टा H1 कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है कि डेल्टा H1 वो किसके बराबर है, डेल्टा H2 प्लस CFSE। मतलब ये चीज़ जो है वो इन दोनों को जोड़ के, है ना, मिला के बनाई गई है। मतलब ये चीज़ जो है वो CFSE की प्रेजेंस में है, तो ये जो हमारी डेल्टा H हो गई वो क्या है, CFSE की प्रेजेंस में। और यहाँ पर हमको ये चीज़ हिंट के लिए दे दी है कि एब्सेंस ऑफ CFSE, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डेल्टा H2। समझ आया। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लिखी है, कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किसको डेल्टा H1 माने, किसको डेल्टा H2 माने। तो हम फॉर्मूले को अच्छे से देखेंगे। डेल्टा H1 जो हो रहा है वो किसके बराबर है, H2 प्लस CFSE। मतलब ये चीज़ जो हो रही है वो किसके बराबर हो रही है, किसको मिला के हम कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा H2 को और CFSE दोनों को मिला के हम डेल्टा H1 बना रहे हैं। मतलब ये हमारी CFSE की प्रेजेंस में एंथैल्पी है, और ये हमारी एंथैल्पी किसकी एब्सेंस में है ना, CFSE की एब्सेंस में, और ये किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी। तो एब्सेंस वाली जो डाटा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो बचा हुआ डेल्टा H है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो किस तरह से आ जाएगा, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको मैं वापस लिख दे रही हूँ, डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस CFSE। ठीक है, हमारी जो डेल्टा H2 है, एब्सेंस ऑफ CFSE जो हमारी एंथैल्पी है वो है 435। यूनिट के साथ लिखेंगे, क्योंकि कई बार हम यूनिट भूल जाते हैं तो हमारा लास्ट में क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं यूनिट कन्वर्जन के केस में। अब H1 जो है वो हो जाएगी हमारी 460 किलो कैलोरी पर मोल, फिर प्लस CFSE हमको कैलकुलेट करनी है, ये हो गई हमारी CFSE। अब यहाँ पे क्या होगा, -460 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 435, ये दोनों हो जाएगी किलो कैलोरी पर मोल में, इज़ इक्वल टू हो जाएगा CFSE। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस साइन के साथ आएगा हमारा 25 किलो कैलोरी पर मोल। ये किसकी वैल्यू आई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, डेल्टा O करके हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे तो हमको मेंशन करके नहीं दिया है कि सेंटीमीटर इन्वर्स में, लेकिन CFSE को हम सेंटीमीटर इन्वर्स में ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमको किलो कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर इन्वर्स में। मैंने यहाँ पर लिखा है किलो जूल और किलो मोल दोनों के लिए। 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 350 सेंटीमीटर इन्वर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CFSE इज इक्वस टू -25 किलो कैलोरी पर मोल की जगह हम लिख देंगे 350 सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8750। इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा था, 8750 हमारा आ जाएगा CFSE का वैल्यू। ठीक है, फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक वैल्यू हो गया हमारा CFSE यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब हमको निकालना है, माइनस साइन आएगा, डेल्टा O। डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला कल मैंने बताया था। CFSE डेल्टा O निकालना है तो फॉर्मूला होगा CFSE फॉर डेल्टा O इज इक्वस टू हो जाएगा, स्प्लिटिंग होती है, आप लोग याद करेंगे, स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरह से होती है ना, इधर T2G होता है, इधर EG होता है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ये हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड होता है, एनर्जी डाउन होती है T2G की, तो -0.4 लिखेंगे, प्लस EG के इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एनर्जी बढ़ती है तो +0.6 और ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे डेल्टा O। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारा ये कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वह जब 2+ में होता है, क्रोमियम के वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, क्रोमियम जो होता है उसमें 3d5 4s1 होता है। जब +2 होगा तो +2 में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा 3d4। 3d4 में जब हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे तो, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, वाटर हमारा क्या है, फील्ड लिगेंड फील्ड यहाँ पर कंसिडर किया जाता है CFT में। तो ये हमारा वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है मतलब हुंड रूल फॉलो होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से फिल करेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर N में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इंटू -0.4, प्लस EG में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 1 और होल ब्रैकेट हमारा लग जाएगा डेल्टा O। यहाँ पर हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6 ब्रैकेट के बाहर डेल्टा O। ओवरऑल क्या हो जाएगा, -0.6 डेल्टा O। तो देन CFSE इज इक्वस टू हो जाएगा -0.6 डेल्टा O। CFSE हमने निकाला था -8750 सेंटीमीटर इन्वर्स इज इक्वस टू माइनस, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, -8750 डिवाइडेड बाई 0.6, माइनस से माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर इन्वर्स इज इक्वस टू, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14583, डेल्टा O आएगा 14583 सेंटीमीटर इन्वर्स। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। तो 2 वैल्यू हमने निकाली, एक तो हमने निकाली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एक हमने निकाली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कलर का इतना जानकारी हमको अच्छे से नहीं मिलता है, सिर्फ डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो कलर है वो आगे हम एमओटी पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग होता है कलर किस तरह से शो करता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन की मदद से, अगर डी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमको कलर की जानकारी मिल रही है तो उतना ही सफिशिएंट है। फिर उससे ज़्यादा डिटेलिंग जो होगी वो एमओटी में हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मली कलर किस तरह से होता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है ना, तो इसमें अगर ये सब्सटेंस सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है ना, नेचर में जितने भी रेडिएशन है अगर उन सब रेडिएशन को ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर देगा देन इट अपीयर्स ब्लैक, है ना। एनवायरनमेंट में जितने भी रेडिएशन है उसको अगर कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर देगा तो वो किस तरह से अपीयर होगा, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। और अगर कोई भी सब्सटेंस है वो सारे कलर के रेडिएशन को अगर इमिट करता है तो वो खुद जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, कलरलेस, या जिसको हम वाइट भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह से। तो अगर सब्सटेंस अगर सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा तो ब्लैक दिखाई देगा, और अगर सारे रेडिएशन को इमिट कर देगा तो वाइट या कलरलेस। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस एक स्पेसिफिक रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक रेडिएशन की लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करेगा, और वो ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका एक्चुअल कलर होगा। ठीक है, जैसे विबग्योर में जानते हैं आप 6 कलर्स होते हैं। विबग्योर साइकिल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, VIB विब GYOR, है ना। विबग्योर है, टोटल बेसिक जो होते हैं वो 7 कलर ही होते हैं रेडिएशन में, लाइट में, यूवी रेडिएशन में। तो इसमें क्या होगा, वॉयलेट, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, येलो। फिर ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। रेड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ग्रीन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर हमको ग्रीन अपीयर हो रहा है, किसी सब्सटेंस का एक्चुअल कलर कैसा है, ग्रीन है एक्चुअल कलर, तो वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेड कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, प्लांट की जो लीव्स होती है वो हमको कैसी दिखाई देती है, ग्रीन कलर की, है ना, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। मतलब वो कैसे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो रेड लाइट के जो रेडिएशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर रही है, रेड लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरह से हम कलर कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि अगर एक्चुअल कलर निकालना होता है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे जाते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेगा और वही उसका एक्चुअल कलर होगा। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कलर का। इसके अलावा CFT में हम किस तरह से निकालते हैं कलर। CFT में जनरली हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर इसमें आप की पॉइंट या नोट पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। CFT में कलर को इतना अच्छे से नहीं समझाया गया है, बस कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट की पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर कोई भी सिस्टम या अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन अगर D10 है या D0 है तो वो सब्सटेंस या वो कॉम्प्लेक्स जो होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, एक ये नोट पॉइंट हो गया। सेकेंड नोट पॉइंट ये लिखेंगे कि अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड है, तो वो लाइटली कलर्ड होगा, लाइटली या डल कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बचे हुए जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, बचे हुए कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, फिर आपका आएगा D6 है, D7 है, D8 है, D9 है, ये सारे जो हैं वो किसी तरह का कलर शो करेंगे, कलरफुल। ठीक है, तो CFT से ज़्यादा कलर के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, इतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसी का। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से कलर निकाला जाता है, उसमें कुछ मेटल आयन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछेगा कि कौन सा मेटल आयन कलरफुल है या कौन सा जो है वो कलरलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन बना के दूँ, विच इज़ कलरफुल, ये ऐसे भी दे सकते हैं कि विच कॉम्प्लेक्स इज कलरफुल। इसमें कुछ मेटल आयन दे दिए हैं, जैसे Mn2+ है ए ऑप्शन में, फिर बी ऑप्शन में आपको दे देंगे क्रोमियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, फिर कॉपर, ये आयरन भी 2+ में है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ जो होता है वो 7 होता है वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब D5 होगा। ठीक है, क्रोमियम में 6 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो D3 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। आयरन में 8 होते हैं, 3D6, 3 लगा सकते हैं, सारे 3D ऑर्बिटल से ही बिलोंग कर रहे हैं, 3D सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। कॉपर में जो होता है वो 11 होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3D9। अब हमको कलरफुल पूछेंगे, D5, D6 सॉरी D5 जो होगा वो डल कलर होगा, ये हमारा कलरफुल होगा, ये भी कलर शो करेगा और ये भी कलर शो करेगा। सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये सारे जो होंगे कलरफुल होंगे। फिर कलरलेस का पूछ लेंगे, विच इज़ कलरलेस। अगर कलरलेस पूछेंगे विच इज़ कलरलेस आयन, इसमें भी कुछ एग्जांपल जैसे कि Mn2+, स्कैंडियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, इस तरह से पूछ लेंगे। तो आयरन 2+ में तो वापस हमारा 3D6 है, मतलब ये कलरफुल होगा। कॉपर 3D9, ये भी कलरफुल होगा। स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या होता है, के का स्कैंडियम में 3 ही होता है वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। फिर मैंगनीज में हमारा क्या होता है 3D5, तो ये भी कलरफुल होगा, ये भी कलरफुल होगा ये, लेकिन स्कैंडियम में क्या होगा D0 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है नॉर्मल स्पाइनल एंड इन्वर्स स्पाइनल। इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्पाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट एप्लीकेशन नॉर्मल स्पाइनल एंड इन्वर्स स्पाइनल। जैसे क्या होता है AB2O4, बेसिक जो फॉर्मूला होता है स्पाइनल का AB2O4 या A3O4 भी बोल सकते हैं। इसको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, नॉर्मल स्पाइनल, और अगर इसका नॉर्मल स्पाइनल है तो किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा आयंस का, और अगर इन्वर्स स्पाइनल है तो उसमें आयन का किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। इसमें सबसे पहले देखेंगे AB2O4 है ना, इसमें हम मानेंगे A 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, B जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन में और 2 भी है, और ऑक्सीजन जो है हमारा 2- होता है, ऑक्साइड आयन पता है 4 ऑक्साइड है। अब चार्ज को देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 2- से मल्टीप्लाई होगा मतलब -8, यहाँ पर 2+ चार्ज है, इसको 6 करेंगे तो +2 8 हो जाएगा, ये इसको काउंटर करेगा, तो ओवरऑल हमारा जो है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। इन्वर्स स्पाइनल में क्या होगा, हाँ इसमें किस तरह से होगा, इसको रब करेंगे। सॉलिड का अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो डिटेल में और सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उससे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, और कौन सा क्रिस्टल लैटिस बनाता है, FCC क्रिस्टल लैटिस। आपने सॉलिड अगर पढ़ा होगा तो, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। FCC जो होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि जब ऑक्साइड
हमारा क्रिस्टल लैटिस बनाएगा और एफसीसी क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे या एटम्स जो होंगे, यहाँ पर हम आयन देख रहे हैं, तो आयन जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, एक तो कॉर्नर पे जाएंगे, है ना, और उस क्यूब के कॉर्नर पे जाएंगे, एज वेल एज एट फेस सेंटर। किस तरह से, जैसे अगर सपोज हमने ये क्यूब लिया, ये एक हमारा क्यूब है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि एफसीसी में जो ऑक्साइड होगा वो कहाँ पर जाएगा, कॉर्नर पे जाएगा प्लस फेस सेंटर। अब क्यूब के कॉर्नर्स कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। कॉर्नर्स पे गया प्लस फेस सेंटर पे गया। फेस सेंटर, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4, एक ये सामने की तरफ और एक जस्ट पीछे की तरफ, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब हम अगर इनका कंट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सॉलिड में जैसे करते हैं, एफसीसी के केस में 4 होता है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कॉर्नर होते हैं हमारे 8, है ना, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, सॉरी हाँ 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। टोटल किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और उसका यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। प्लस हम जोड़ेंगे, हमारे फेस सेंटर पे हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के अंदर हाफ, तो इसको कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 3, तो 1 + 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे वहाँ पर एफसीसी लैटिस में, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा ए जो होगा वो कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल होल में, और बी जो होगा वो जाएगा ऑक्टाहेड्रल होल में। अब ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होल क्या चीज़ होती है, ये भी हमको सॉलिड में डिटेल में पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल होल, किसी भी क्यूब में टेट्राहेड्रल होल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉडी डायगोन पे, बॉडी डायगोनल पे, उस क्यूब के बॉडी डायगोनल पे। और एक क्यूब में बॉडी डायगोनल होते हैं 4 और एक बॉडी डायगोनल में जो होते हैं टेट्राहेड्रल होल वो होते हैं 2। तो टोटल जो होंगे वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल होल कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्टाहेड्रल होल 4 होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पे होते हैं प्लस एज सेंटर पे होते हैं, ठीक है। एक एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है 12 एजेस होते हैं और एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 4 प्लस बॉडी सेंटर का जो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है 1। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल हमारे ऑक्टाहेड्रल होल कितने हो जाएंगे, 4। और टेट्राहेड्रल होल जो होते हैं मैंने अभी बताया बॉडी डायगोन 4 होते हैं। बॉडी डायगोन कैसे, जैसे ये है अगर हमारा एक पॉइंट, अगर इसको हम खींच के इस पॉइंट के साथ जोड़ दें, है ना, ऑब्लिक, जैसे हमारा रूम होता है, रूम का जो एक कॉर्नर होगा उसको हम ऑब्लिकली दूसरे कॉर्नर से जोड़ देंगे। इसी तरह से ये अगर हमारा एक कॉर्नर है उसको अगर हम ऑब्लिकली इस कॉर्नर से जोड़ दें, इसी तरह से ये कॉर्नर है इसको ऑब्लिकली एक कॉर्नर से जोड़ दें, 1 2 3, और ये वाला जो होगा उसको हम कहाँ से जोड़ेंगे, ऑब्लिकली इससे। तो टोटल कितने बॉडी डायगोन हो गए, एक बॉडी डायगोन क्यूब में ये हो गया, दूसरा बॉडी डायगोन, तीसरा बॉडी डायगोन और 4, है ना, 4 बॉडी डायगोन होंगे और एक बॉडी डायगोन में कितने टेट्राहेड्रल होल होंगे, 2, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम सॉलिड में भी इसी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड के हिसाब से। इनवर्स स्पाइनल में अगर हम देखें तो इसको क्या करेंगे, A2+ हो जाएगा, B को डिवाइड करेंगे, दोनों B जो होंगे वो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन सेम रहेगा, ऑक्सीजन एफसीसी लैटिस बनाएगा, लेकिन यहाँ पर A जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। यहाँ पर ये ही डिफ्रेंशिएशन है मेन कि नॉर्मल स्पाइनल में A2+ जो होता है वो टेट्राहेड्रल होल में जाता है, जबकि इनवर्स स्पाइनल में जो A2+ आयन होता है वो ऑक्टाहेड्रल होल में, यहाँ टेट्राहेड्रल यहाँ ऑक्टाहेड्रल, और उसमें B, आधे B जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं और आधे B जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होल में जाते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे AB2O4 या A3O4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो किस में स्टेबल होगा, नॉर्मल स्पाइनल में स्टेबल होगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि इस तरह से सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन वो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो किस में
रिटेन करेगा वो हम CFT की मदद से निकालेंगे। CFT मतलब उसके लिए जो है हम क्या निकालेंगे, CFSE। यहाँ पर जैसे हमने टेट्राहेड्रल लिखा है तो टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे, फिर उस CFSE को ऐड करेंगे तो जिसका CFSE वैल्यू ज़्यादा होगा वो सिस्टम जो होता है उसी स्पाइनल में एग्जिस्ट करेगा। तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं MN3O4, ठीक है, MN3O4। अब आपको याद होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने कल बताया था, कल मीन्स अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको बार बार देखना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उससे हम क्या डिसाइड करेंगे, फील्ड डिसाइड करेंगे, और फील्ड से ही हम देखेंगे कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्साइड जो लिगेंड है O2- वो कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड। आप उस टेबल में जाके देख सकते हैं, वीक फील्ड होगा तो हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन में क्या होता है, हाई स्पिन में हमको याद रखना है हुंड रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल स्पाइनल देखेंगे, फिर इन्वर्स स्पाइनल देखेंगे। ऑक्सीजन को, ऑक्साइड आयन को देखने की नीड नहीं है। नॉर्मल स्पाइनल में हमने क्या देखा था कि Mn2+ जो होता है वो किस में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल में। और यहाँ पर दो हमारे जो हैं Mn3+ वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। अब Mn2+ है, Mn2+ मीन्स क्रोमियम के बाद आता है। क्रोमियम में 6 होते हैं, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, लेकिन 2+ के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3d5 है। अब टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, टेट्राहेड्रल में यहाँ पर बता दे रही हूँ अगर आपको याद नहीं हो तो। यहाँ पर हो जाएगा E ऑर्बिटल, T2 ऑर्बिटल, D5, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला फॉर CFSE कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा -0.6 इंटू n नंबर ऑफ E इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल इंटू डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पर -0.6, E ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, प्लस 0.4 इंटू T2 में कितने हैं, 3, ब्रैकेट में डेल्टा T। यहाँ पर हो जाएगा -1.2 प्लस 1.2, ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो मतलब इसको तो हमको कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0 CFSE हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑक्टाहेड्रल के केस में करेंगे। इसकी स्प्लिटिंग बता दूं मैं वापस, अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे एक बार। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में है। यहाँ पर T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। अब यहाँ पर क्या है, मैंगनीज 3+ है, मैंगनीज जो होगा वो 3d4 हो जाएगा। 3+ के केस में हुंड रूल फॉलो होगा, 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या होता है, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, या ऐसे O लिख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये हो जाएगा -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं T2G में, यहाँ पर 3 है, प्लस 0.6 इंटू E के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1,
ब्रैकेट में हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज और डेल्टा ओ। पेयरिंग एनर्जी की नीड नहीं है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा -0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो जब नॉर्मल स्पाइनल, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को नॉर्मल स्पाइनल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 0 आया, 2 है ना, दो मैंगनीज है, तो -0.6 इंटू 2 करेंगे तो -1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, ये इस तरह से आएगा नॉर्मल स्पाइनल में। अब नेक्स्ट हम इन्वर्स स्पाइनल में कैलकुलेट करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। साइन नहीं देखना है, साइन तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है कि हमारा जो है एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है, मतलब हमारा जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको माइनस साइन को हमको कंसिडर नहीं करना है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। जिसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो कॉम्प्लेक्स उसी स्ट्रक्चर में या उसी स्पाइनल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्पाइनल में -1.2। इन्वर्स स्पाइनल में यही सारे डाटा अप्लाई करके फिर से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ -1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स स्पाइनल। इन्वर्स स्पाइनल का क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। Mn है, Mn2 प्लस, फिर Mn2 हो जाएगा, Mn3 प्लस, फिर Mn3 प्लस। ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, एक टेट्राहेड्रल में जाएगा। अब हम इसके लिए CFSC कैलकुलेट करेंगे। Mn2 प्लस होता है, Mn2 प्लस में क्या होगा, क्रोमियम में 6 और इसमें 7 होता है, 3d5, यहाँ पर 3d4, यहाँ पर भी 3d4। अब कैलकुलेट करेंगे तीनों के लिए। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, T2G नीचे होगा, EG ऊपर होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सेम हुंड रूल फॉलो होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। CFSC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, प्लस EG के इलेक्ट्रॉन 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ कितना हो जाएगा, ये -1.2 प्लस 1.2 कैंसिल हो गया, 0 डेल्टा ओ है ना, मतलब हमारा जो है CFSC यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट हम इससे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, T2G में नीचे T2G है ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में, ऊपर EG है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, 3 और 4। यहाँ CFSC कैलकुलेट करेंगे हम, -0.4 इंटू 3 प्लस EG के इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू 0.6 ब्रैकेट क्लोज डेल्टा ओ, यहाँ -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो -0.6 डेल्टा ओ ये हो गया। नेक्स्ट एक और सिस्टम है, इसका भी कैलकुलेट करेंगे टेट्राहेड्रल में। CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में किस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे, E नीचे होगा, T2 हमारा ऊपर होगा, ये E ऑर्बिटल, ये T2 ऑर्बिटल। हुंड रूल फॉलो होगा, 1 2 3 4। फॉर्मूला लगाएंगे हम, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल्टा टी। ठीक है, कितना आएगा, -1.2 प्लस 0.8 डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो -0.4 डेल्टा टी। यहाँ पर हमारा डेल्टा टी में और यहाँ पर डेल्टा ओ में, दोनों को एडिशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस डेल्टा टी को हम डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने एक कन्वर्जन का फॉर्मूला भी कल बताया था लास्ट वीडियो में कि जो है 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, -0.4 डेल्टा टी, फॉर्मूला बताया था मैंने 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी। इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे 4/9 डेल्टा ओ। यहाँ हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 9 डेल्टा ओ।
ठीक है, 0.17 अराउंड कुछ आएगा, 0.17 डेल्टा ओ आएगा। ठीक है, तो ना माइनस साइन रहेगा। अब ये एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है, दोनों को ऐड करेंगे और ओवरऑल हमारा CFSE यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मैं रब कर दे रही हूँ दोनों को ऐड करने के लिए। फाइनल हमको देखना पड़ेगा कि किसका CFSE वैल्यू ज़्यादा है, नॉर्मल स्पाइनल का कि इन्वर्स स्पाइनल का। तो हमारा इन्वर्स स्पाइनल में आ जाएगा -0.17 डेल्टा ओ और यहाँ आ जाएगा 0.6। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.007 डेल्टा ओ। ये किस में आया, डेल्टा ओ। अब नॉर्मल स्पाइनल में 1.2 डेल्टा ओ आया, जो कि ज़्यादा है किससे, इन्वर्स स्पाइनल से। मैग्नीट्यूड देखना है, मैंने अभी बताया था पहले भी, माइनस साइन को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो मैग्नीट्यूड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1.2 डेल्टा ओ ज़्यादा है, मतलब हमारा MN3O4 किस में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल स्पाइनल में ही स्टेबल होगा, इन्वर्स स्पाइनल में वो स्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम CFT को अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं स्पाइनल फॉर्म में, कि वो नॉर्मल में एग्जिस्ट करेगा कि इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगा। अब एक लास्ट एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।